नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में और इस खूबसूरत सी सुबह में। आज बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेटा से। सबसे पहले उसके बाद आगे बात करूंगी मैं। आज मेरी शुरुआत हुई थी सुबह करंट अफेयर्स पढ़ने से और मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ रही थी, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो आया है न्यूज़पेपर में कृषि से रिलेटेड है। और आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा आया है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीटी के व्यू से भी और मेंस में तो ऑफकोर्स उसको हम कोट करेंगे ही करेंगे। तो मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। देखिए, भारत का जो एक्सपोर्ट है ना, वो पिछले 2 सालों से ज्यों का त्यों बना हुआ है। 2.22 लाख करोड़ रुपए पर ही एक्सपोर्ट अभी थमा हुआ है। बट एक अच्छी खबर ये है कि बिहार ने इसमें बहुत ज़्यादा बढ़त हासिल की एक्सपोर्ट में। बिहार में 1834% का मतलब बढ़त देखा गया है एक्सपोर्ट में। और ये डेटा डब्ल्यूटीओ ने जारी किया है। डब्ल्यूटीओ और एपीडा ने मिलके बिहार में जो 2023 में एक्सपोर्ट हुआ था ना, वो मात्र 144 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ था। बट 2024-25 में बिहार का जो एक्सपोर्ट है ना, वो 2844 करोड़ रुपए का हो गया है। मतलब सीधा 2700 करोड़ रुपए का ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मतलब बढ़त है एक्सपोर्ट में बिहार में। और ये बहुत अच्छी बात है बिहार के लिए। तो यहाँ पे आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप ये बताइएगा कि बिहार अकेले पूरे इंडिया में कितना परसेंट मखाना का उत्पादन करता है और लीची का उत्पादन बिहार कितने परसेंट करता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप जरूर बताइएगा क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज अपने वीडियो पे फिर आते हैं। तो आज था मंडे का फास्ट और सुबह पढ़ाई करने के बाद मैं मंदिर गई थी। मंदिर में पूजा पाठ किया क्योंकि देखिए इस दुनिया में आज की इस दौर में सारे लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, बट भगवान का साथ आप मत छोड़िए, क्योंकि भगवान भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इस दुनिया में 2 लोगों पे भरोसा कभी मत खोइए, कभी मत छोड़िए। एक आप खुद पे और दूसरे भगवान पे। ये 2 लोग ही आपको जीवन में आगे लेके जाएँगे। एक आप खुद हैं और दूसरे भगवान हैं। इसीलिए कभी भी हमें डाउट भी हो जाता है कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब भी हमारे जीवन में कुछ नेगेटिव होता है, कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, भगवान हमारे लिए हमसे अच्छा सोच के रखते हैं। हम जो नहीं सोच सकते हैं उससे भी भगवान अच्छा सोच के हमारे लिए करते हैं। बट उस टाइम हमें बहुत गड़बड़ लगती है वो चीज़ें, क्योंकि आप सबने सुना होगा कि गॉड्स प्लान इज़ ऑलवेज़ बेटर देन आवर प्लान। तो वही बात है। तो इसीलिए भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान में आस्था रखिए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनमें आस्था रखिए, क्योंकि पूजा पाठ करने से मन को बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है और एक होता है ना कि एक भरोसा होता है कि नहीं, भगवान हमारे साथ अच्छा करेंगे। तो वही पूजा वगैरह करने के बाद मैं दोबारा तो मंदिर से आई मैं। उसके बाद आने के बाद फिर से मैंने अगेन पॉलिटी पढ़ा। सुबह करंट पढ़ा था, उसके बाद मैंने पॉलिटी पढ़ा, क्योंकि आपको पता है कि अभी मैंने 30 डेज का पॉलिटी का चैलेंज लिया है, जिसका आज डे 3 है। और मैं पॉलिटी अभी कर रही हूँ। पॉलिटी में संविधान का निर्माण का मैंने आज नोट्स बनाया है। बाकी करंट से रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं वो भी मैं नोट करते चल रही हूँ, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड कोई करंट आया है, जैसे कि आज एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया, तो ये सभी मैंने नोट किया। ये इकोनॉमी में भी काम करेगा। ज्योग्राफी में भी अगर ऐसा सच कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें भी मैं इसको कर सकती हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कहीं भी कोई डेटा अगर आपको दिखता है तो ज़रूर उसको नोट कर लीजिए और उसको मेंस में ज़रूर लिखिएगा। मेंस में उसका काम आएगा, एसे में वो काम आएगा, तो ये ज़रूरी है। उसके बाद अभी मैं फिर से चाय वाय पीने के बाद फिर से अपना थर्ड स्लॉट शुरू करूँगी। देखिए, बहुत लोगों का अभी भी डाउट है और बहुत लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि आंसर राइटिंग पे बताइए, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत मतलब समझ में नहीं आता है क्या लिखे। जब मैंने भी स्टार्ट किया था 1-2 साल पहले, मुझे भी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या लिखूँ, पता ही नहीं चलता था कि लिखें क्या इसमें, क्वेश्चन कह क्या रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब ये प्रॉब्लम वाली चीज़ लगती है स्टार्टिंग में। तो आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। परसों के वीडियो में मैं आंसर राइटिंग पे ही स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँगी। जैसे मैंने सिलेबस पे बताया था अच्छे से, वैसे आपको आंसर राइटिंग में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। परसों की वीडियो में मैं इसको बताऊँगी। आज थोड़ा-सा मैं आपको बता देती हूँ मतलब रफली कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, आंसर राइटिंग शुरू करने के लिए ना, स्टार्टिंग में आप ये मत सोचिए कि आप एकदम बढ़िया आंसर लिख पाइएगा। सबसे पहले तो ये है, इसका आप टेंशन और बर्डन हटा दीजिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। हर क्वेश्चन को देखिए कि उसका कीवर्ड कुछ होता है, ठीक है? तो उस कीवर्ड को आप देखो कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। चर्चा करना है, विश्लेषण करना है, मूल्यांकन करना है, स्पष्ट करना है। ये सब वर्ड्स का भी अपना एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। हर वर्ड्स का जैसे विश्लेषण करना है तो उसमें कुछ और हम लिखते हैं, मूल्यांकन करना है तो उसमें कुछ और लिखते हैं, स्पष्ट करना है। तो ये सब चीज़ें मैं परसों की वीडियो में बात करूँगी, ठीक है? उसके बाद स्टार्टिंग में जो आप आंसर राइटिंग लिखिए ना, तो उसको कोशिश करिए कि आप 150 से 200 शब्दों में ही उसको लिखिए।
स्टार्टिंग में बहुत लंबा आंसर लिखने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप लिख नहीं पाइएगा और फिर डीमोटिवेट हो जाइएगा। तो स्टार्टिंग में 150 से 200 शब्दों में ही लिखने का प्रयास करिए। 1-2 वीक एक मतलब स्टार्टिंग में आप कोशिश करिए क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन को समझने के बाद उसको अच्छे से अच्छे राइटिंग में, साफ-सुथरे में पहले तो क्वेश्चन को फॉर्मेट बनाइए कि हमको बॉडी कैसे लिखना है, बीच में स्टार्टिंग में हमको उसका इंट्रोडक्शन कैसे देना है, बॉडी कैसे लिखना है, निष्कर्ष कैसे लिखना है। पहले 150-200 शब्दों में इन चीज़ों को आप लिखना शुरू करिए। 1 सप्ताह 2 सप्ताह लगेगा, फिर आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, हैबिट में चीज़ें आने लगेंगी, ठीक है? तो मैंने क्या बताया कि पहले क्वेश्चन को समझिए, उसको देखिए कि वो बोल क्या रहा है, विश्लेषण करना है क्वेश्चन का कि मूल्यांकन करना है, स्पष्ट करना है। बहुत सारे क्वेश्चन में आता है कि वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है, इसको विश्लेषित करिए। तो ये करिए, स्टार्टिंग में 150 से 200 शब्दों वाला ही क्वेश्चन लीजिए और उसी को लिखने का प्रयास करिए। क्वेश्चन का तीसरा स्टेप है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट बना लीजिए कि पहले हमको बॉडी लिखना है, उसके बाद सबसे पहले इंट्रो लिखना है, सॉरी, उसके बाद बॉडी लिखना है, फिर कंक्लूजन लिखना है। 5वां स्टेप जो है ना, उसमें आप देखिए सबसे पहले कंटेंट जुटाइए, ठीक है? कंटेंट जुटाइए, स्ट्रक्चर अपना बनाइए कि हमको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमको लिखना कैसे है। एग्ज़ाम्पल्स आपको आना चाहिए, प्रेजेंटेशन सबसे पहले, मतलब प्रेजेंटेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए। देखिए कभी-कभी ऐसा होता है ना कि बहुत लोग कॉपी में बहुत कुछ लिखते हैं लेकिन उतने मार्क्स नहीं मिलते, टॉपर्स की कॉपी आप देखिएगा। बट बहुत लोग होते हैं कि प्रेजेंटेशन इतना अच्छा करते हैं ना कि बहुत कम चीज़ें लिख के भी उनको बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है। एग्ज़ाम्पल आप ले लो कि जब हम मान लीजिए कोई खाना खाने जाते हैं, हम होटल में जाते हैं खाने, तो होटल वाले कितने अच्छे से मतलब प्लेट में ला के देते हैं, तो देख के ही लगता है ये खाना बढ़िया होगा। वहीं आप कहीं और जाइए या घर पे ही आप खाते हैं जब, तो एक थाली में चावल, दाल, अलग-अलग आप चीज़ें एक कटोरी में लेके अच्छे से सजा के खाइए, और एक है कि चावल, दाल, चोखा, चटनी, भुजिया, सलाद, पापड़ सब एक ही पे रख लीजिए। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो एक ही पे आप रखोगे ना, तो वो लगेगा कि पूरा बोझ ही लोगे और देख के ही गंदा दिखेगा। लेकिन जब आप थाली में, कटोरी में 3-4 चीज़ों को सजा के और अच्छे से रखोगे, तो उसका प्रेज़ेंटेशन बहुत बेटर लगेगा, जो आपने एक ही पे चावल, दाल, चटनी, चोखा सब जो डाला है, ठीक है? तो ये अंतर होता है प्रेजेंटेशन का, तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करिए। ये सब चीज़ें धीरे-धीरे हैबिट हो जाएगी, बुलेट पॉइंट्स में, ये डायग्राम, पाई चार्ट, ये सब चीज़ें प्रयास करना होगा लिखने का, धीरे-धीरे होगा। मैं परसों की वीडियो में इस पे बात करूँगी, तो इसके लिए चिंता आप मत करिए, मैंने बस अभी थोड़ा-सा बता दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया था कि खाड़ी देशों पे जो ऊर्जा की निर्भरता है, ये कैसे कम किया जाएगा? क्योंकि अभी भी देखिए मतलब अभी भी हमारे देश में जो गैस का प्रॉब्लम है वो तो ख़ैर बना हुआ है, बट एज़ सच तेल का भी हमें उतना दिक्कत इस बार नहीं झेलने को मिला, जबकि इसके पहले जो भी हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। जैसे कि मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ कि 1973 में जब अरब-इज़राइल युद्ध हुआ था ना, तो उस समय जो तेल का दाम था वो चौगुना बढ़ गया था। 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के कारण तेल के दाम दोगुने हो गए थे। तो उस समय ये आज के यही आया था इसमें, मतलब जो एडिटोरियल मैं पढ़ रही थी, ऊर्जा पे रिलेटेड ही था। और यहाँ पे आप एक चीज़ सोचिए और एक क्वेश्चन बताइएगा कि अमेरिका जैसा पावरफुल देश क्यों ईरान को मतलब नहीं हरा सका? और ईरान इतना छोटा देश होते हुए भी अकेले कैसे वो अमेरिका और इज़राइल का मुकाबला कर पा रहा है? तो ये सोचिएगा आप, क्योंकि ये मेंस का आंसर है, ये लिखना होगा, तो ये सोच के आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि अमेरिका जैसा पावरफुल देश ईरान के सामने क्यों हार गया?